Good morning, class 8th. So, students, in the previous class, we have completed unit first. In that portion, we have completed chapter number first and chapter number second. Now, we are starting unit 2, and in this unit, we are starting chapter number 3. And the name of this chapter is Why Do We Need a Parliament? सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट चल रही है. उसके बाद हम लोगों ने हमारे सेकंड चैप्टर में सेक्युलरिज्म देखा, जिसके अंदर सेक्युलरिज्म क्या होता है, इंडिया में कैसे इनकॉर्पोरेटेड है, फंडामेंटल राइट्स क्या मिले हुए हैं, दैट वी ऑल हैव डिस्कस. अब हम लोग हमारा जो एरिया है उसको लार्ज करते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़ चुके हैं कि जो पार्लियामेंट है, नीचे आप पिक्चर्स देख सकते हो, जो एक तरीके से फ्रेम है, ये क्या है, आपकी पार्लियामेंट का फ्रेम आउट बनाया गया. तो क्यों ज़रूरत है हमें पार्लियामेंट की? सबसे पहले हम लोग इसी पेज से स्टार्ट करेंगे. व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? वी इन इंडिया प्राइड अवरसेल्व्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी. हमें गर्व है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है. हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. जो डिसीजन लिए जाते हैं, हम अब समझेंगे रिलेशंस की पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? क्या वो कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं या फिर क्या वो हमारी सलाह के बिना डिसीजन लेंगे? ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाउ it is these elements that together make us democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी, और एक तरीके से डेमोक्रेसी बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब यहाँ पर हमारी इंडिया में किस तरीके से डेमोक्रेसी काम कर रही है, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, यह हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं. थर्ड लाइन, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स, कैसे बनती है सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, दस मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने हमारी फॉर्मेशन देखी थी, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को. वो चुनते हैं, वो चुने जाते हैं, उसके बाद वो हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं. तो कैसे वो चुने जाते हैं, कैसे पार्लियामेंट की फॉर्मेशन होती है, ये इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल दिया गया है. पार्लियामेंट क्यों बनी है, क्या हमारे लिए वो एक तरीके से उत्तरदायी है, क्यों है, ये चलिए. नाउ व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल लोग जो है क्यों डिसाइड करेंगे. सबसे लाइन में येलो कलर पोर्शन में लिखा है, इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947. जस्ट हम लोग अभी हमारी स्वतंत्रता दिवस को मना के हम लोग अभी चुके हैं. प्रोसीडिंग दिस वे अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मेनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक इंसान ने हमें आज़ादी दिला दी, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का स्ट्रगल लगा है हमें आज़ादी दिलाने के अंदर. अब यहाँ क्या बात हो रही है, लंबा समय लगा है, डिफरेंट स्ट्रगल्स, डिफरेंट लोगों ने अलग अलग तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं. थर्ड लाइन येलो कलर पोर्शन, पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइन द स्ट्रगल. अमीर हो, गरीब हो, कोई भी कास्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन करवाए जाते हैं, अगर हम वुमेन या मेन की बात कर ले, छोटे छोटे बच्चों से लेकर सभी ने, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले इंसानों ने स्ट्रगल किया है. फोर्थ लाइन येलो कलर पोर्शन, बैकग्राउंड्स जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम. और आज़ादी के ख्याल से, आज़ादी के आइडियाज़ से, इक्वालिटी से, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग से बहुत इंस्पायर हुए. द थर्ड लास्ट लाइन ऑफ द येलो कलर पोर्शन, अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में क्या होता है, अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर, डर के मारे, डर के वातावरण में, एनवायरनमेंट में रहते थे ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक. कुछ भी वो डिसीजन ले लेते हैं हमारे बिहाफ में, हमसे बिना पूछे, या फिर पूछ के भी तो भी उनकी मेजॉरिटी में वो जैसा करना चाहते थे वैसा करते थे, तो हमारे बिहाफ में वो डिसीजन ले लेते थे. तो हम लोग कई बार उनके डिसीजन से अग्री नहीं होते थे जो वो लेते थे. नाउ द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन. अब अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया और हम उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से डर का माहौल क्रिएट हो जाता था कि कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाए. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. और आज़ादी के जब काल चला, तो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, ये टाइम पीरियड ने सब कुछ बदल के रख दिया. द नेशनलिस्ट
began to openly criticize the British government and make demands. अब क्या है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी जो हैं, उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू किया ब्रिटिशर्स का, उनकी डिमांड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और अपनी डिमांड्स को वो आगे लेके आने लग गए। 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, डिमांड करती है कि और आपके लेजिस्लेचर में जो कानून बना रहे हैं उनमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। आप लोग हम पे हुकूमत जमा रखी है आपने, तो आप हम पे करोगे, हमें भी तो इंक्लूड करो हमारे बिहाफ में जो आप डिसीजंस ले रहे हो। तो ये बात यहाँ पे की गई है। एज फार बैक, लाइट ब्लू कलर पोर्शन, नीचे से तीसरी लाइन देखेंगे, एज फार बैक एज 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। हम लोग पूछेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बजट को डिस्कस किया जाना चाहिए। लाइट ग्रीन कलर पोर्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउ करती है सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को। चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स मान जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। मतलब इन्होंने हाथ तो दिया, पर ऐसा हाथ दिया जिसका देने का कोई सेंस नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उन्होंने न तो हर एक एडल्ट को, जो एडल्ट से उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया, और पीपल्स को ना, मतलब हम लोगों को ही हमारे बिहाफ में डिसीजन लिए जा रहे, हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे थे। एक तरीके से डेमोक्रेसी तो किसी एंगल से नहीं थे, मोनार्कियल रूल चला रखा था उन्होंने, तानाशाही चल रही थी ब्रिटिशर्स की। Now, as you have read pink color portion, as you have read in chapter number 1, the experience of colonial rule as well as participation of different people in the struggle for freedom left little bit doubt in minds of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decision. अब क्योंकि हम लोग एक ठोकर खा चुके हैं, तो हम दोबारा ठोकर नहीं खाना चाहते थे, तो हमने क्या किया, हम लोग डाउट में थे कि क्या अभी भी आज़ादी के बाद भी हमें ये राइट्स मिलेंगे, हमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा हमारे बिहाफ में, जब कोई फैसला लिया जाएगा तो हमसे पूछा जाएगा क्या। तो ये सारी चीज़ें बाद में जब लोगों के दिमाग में आने लग गई। अब क्या होता है, विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे आज़ादी मिलती है हमको, येलो कलर पोर्शन आई एम रीडिंग राइट नाउ, विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। आज़ाद इंडिया के हम वासी होने वाले थे। इसका मतलब ये नहीं है, दिस डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा ही करेगी। गवर्नमेंट का ये काम है वो सेंसिटिव रहे, थोड़ी सी नाजुक रहे पीपल की डिमांड्स और उनकी नीड्स को लेकर। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब अब इंडिया में 18 है, 18 या फिर 18 प्लस से जो भी सिटीज़न है वो वोट दे सकते हैं, राइट टू वोट का जो अधिकार है वो दिया गया था लोगों को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक फाउंडेशन ऐसी खड़ी की। वाई शुड पीपल डिसाइड का मतलब है कि लोग क्यों डिसाइड करें, क्योंकि लोग एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं इस पूरे इंडिया के, तो लोग क्यों नहीं डिसाइड करेंगे। पहले ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल था, अब कॉलोनियल रूल है नहीं, अब क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंडिया है, और इस इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हुए लोग अपने डिसीजंस लेने का अधिकार रखते हैं। इसीलिए तो उन्होंने आज़ादी ली थी, इसलिए आज़ादी नहीं ली थी कि दोबारा से कोई उन पर रूल करने लग जाए। सो राइट हैंड साइड में एक डायग्राम है जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, सो लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम। एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो एक पेज की तरफ देख रहे हैं जो वॉल पर चिपकाया गया है। इस पेज में क्या है, एन इलेक्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग एन ईवीएम मशीन। ये एक ईवीएम मशीन यहाँ पर इंसर्टेड की गई है जिसके ऊपर लिखा है बटन दबाए वोट डालें। अब इन बटन दबाने की वजह से हम जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भविष्य जो है इसमें कैद हो जाता है। तो अब इसको लेकर हम लोग नीचे जो पोर्शन लिखा हुआ है कि क्या इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो हम रीड करेंगे। The above photo shows a voter reading instructions on how to use an electronic voting machine. EVM मशीन को कैसे यूज़ किया जाए वो बताया गया है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कहीं आप गलत सिंबल पे गलत इंसान को वोट ना दे दें, तो सब बताया जाता है। EVM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पर EVM इंसर्टेड भी है, ये जो आपको एक मशीन दिखाई दे रही है उसे ही हम EVM बोलते हैं। नाउ द थर्ड लाइन, EVM सबसे पहले EVM वर यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 जनरल इलेक्शन। सबसे पहले 2004 इलेक्शंस में ईवीएम को यूज़ में लिया गया था। अब इस यूज़ की वजह से क्यों यूज़ में लिया गया था, द यूज़ ऑफ EVMs in 2004 saved around 1,50,000 trees
which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers. पहले पेपर बैलेट पेपर की हेल्प से वोट कंडक्ट करवाए जाते थे. अब हम लोगों ने क्या किया, मशीन यूज़ में लिए. अब मशीन को यूज़ में लेने की वजह से क्या हो गया, अब आप क्या है पेपर्स बचा सकते हो. मशीन को यूज़ में लोगे तो हम लोगों ने 8,000 टन पेपर बचाए हैं. तो एक तरीके से हमने नेचर का भी ध्यान रखा है. वैसे भी हम लोग ज्योग्राफी में ये पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से वुड पल्प की मदद से आपके पेपर कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनाए जाते हैं. तो हमने क्या किया, नेचर को ध्यान में रखते हुए इन मशीन्स को यूज़ में लेने लग गए थे. सो बाय दिस टॉपिक वी हैव अंडरस्टूड व्हाई शुड पीपल डिसाइड, क्यों उन्हें हक दिया जा रहा है. And now in the next class we will discuss people and their representatives and the role of parliament in detail. If you have any confusion what we have done in this portion, then you can ask. So that's it to today's class. Thank you.